हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। मेरा नाम है विकास शर्मा। आज के सेशन में हम बात करेंगे 18 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। आगामी जो बैंक एसएससी रेलवे एग्जाम्स हैं वो आपके एग्जामिनेशंस में जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो उनका करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। 17th का करंट अफेयर्स जो है मैंने आज कंबाइंड यहाँ पर कर दिया है, तो आपको 18 से पहले सारी न्यूज़ यहाँ पर अप टू डेट मिल जाएंगी। एप्लीकेशन में सारी पीडीएफ अपडेटेड है। और क्वेश्चन ऑफ द डे की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे यहाँ पर मैंने आपके लिए रखा हुआ है कि मोहनजोदारो ये एक आपको पता है कि हिस्टोरिक साइट है और ये वर्तमान में किस देश में स्थित है ये आपको बताना है। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। अगर आपको सही आंसर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। व्हाट इज़ द टोटल आउटले अप्रूव फॉर द सेमिकॉन 2.0। ये जो सेमिकॉन 2.0 के लिए अभी कुल बजटीय जो इन्होंने आउटले है, अमाउंट है, वो कितना यहाँ पर रखा है। आपको पता है कि भारतीय सरकार जो है वो सेमिकॉन 2.0 के नाम से एक अभी नया मिशन इन्होंने मंजूर किया है। तो इसमें होगा क्या कि जो भारत में चिप बनाने का एक पूरा सिस्टम है वो तैयार करना है। तो इसके लिए जो आउटले है वो है 1.27 लाख करोड़ का। तो ये आपसे अमाउंट पूछा जाएगा, आपसे अमाउंट डायरेक्टली सेमिकॉन 2.0 में कितना इन्होंने आउटले रखा है, 1.27 लैक्स का। ठीक है, ये भारत का जो सेमीकंडक्टर मिशन है उसके ऊपर बात की जा रही है। और होगा क्या कि जो चिप की डिज़ाइनिंग होगी, उसकी पैकेजिंग और ज़रूरी केमिकल्स, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो यहाँ पर काम किया जाएगा भारत में ही। और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में लगभग 4 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इससे भारत की जो ग्लोबल वैल्यू चेन है इसमें एक मेजर रोल, अहम भूमिका आपको देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल आउटले कितना बजट एलोकेटेड है वो है इम्पॉर्टेंट, 1,27,500 करोड़ का है। ठीक है, What is the total financial outlay of the recently approved mobile phone manufacturing scheme, जिसको बोलते हैं MPMS बाय द यूनियन गवर्नमेंट। देखो ये एक मेजर डेवलपमेंट है। हो क्या रहा है कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने ये कहा कि जो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है ये हम अब लेकर आ रहे हैं और इस स्कीम में हम जो है लगभग 62,500 करोड़ रुपए का जो है बजट हमने तय किया है, जो आने वाले 5 साल तक चलेगा। इसका मकसद ये है कि भारत में मोबाइल बनाने की जो कैपेसिटी है इसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना। तो इसके लिए जो बजटरी आउटले है ये 62,500 का है और ये 5 साल तक के लिए लेगा, 2030-31 तक के लिए। इसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना। जो कंपनियाँ भारत में ज़्यादा मोबाइल बनाएंगी उन्हें भारत सरकार की तरफ से परफॉर्मिंग लिंक्स इंसेंटिव, जिसमें हम लोग तरीके का कैश रिवॉर्ड होता है ना, वो यहाँ पर देने वाले हैं। और ये एक अच्छा खासा है जो कि 2.25% से लेकर 5% तक रहेगा। ये जो इनका PLI जो है परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव जो है ये 2.25 से 5% तक यहाँ पर रहने वाला है। और भारतीय ब्रांड्स जो खुद डिज़ाइन और रिसर्च R&D करेंगे उनको जो है 3% का जो एक्स्ट्रा इंसेंटिव है वो भी यहाँ पर देने का प्रोविज़न लाया जा रहा है डिज़ाइन एंड R&D के लिए। Which ministry has released India's first index of services production ISP? अभी भारत का जो पहला सेवा उत्पादन सूचकांक जिसको बोलते हैं ISP वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा जारी यहाँ पर किया गया है? तो ये जारी किया गया मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसको हम बोलते हैं MOSPI। तो अभी ऐसा होगा कि एक ऐसा इंडेक्स है जो बताएगा कि भारत का सर्विस सेक्टर जो है हर महीने कैसा परफॉर्म यहाँ पर कर रहा है। अब इसका जो बेस ईयर है वो इन्होंने रखा है 2024 और 25। ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या कि ये एक तरीके का ट्रायल पर है अभी है और इसमें जो है 19 इन्होंने अलग अलग जो सेक्टर्स हैं जैसे कि IT, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट, इनको अभी यहाँ पर इन्होंने शामिल किया है। ये इंडेक्स बिल्कुल आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा जैसे IIP होता है इंडिया का, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जैसे ये आपका काम करता है उसी तरीके से ये भी काम करेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी भारत सरकार ने जो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ नापने के लिए पहली बार जो है क्या लॉन्च किया है, इसको बोलते हैं ISP। ठीक है, तो ISP एक तरीके का इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन है और इसमें क्या होगा कि लगभग 19 बड़े जो सर्विस सेक्टर्स हैं इसके ऊपर ये नज़र रखेगा ताकि भारत सरकार को देश की आर्थिक स्थिति का सही अंदाज़ा जो है वो मिल सके। अच्छी बात ये कि ये डेटा जो है आप देखेंगे कि अलग से सर्वे नहीं करना होगा, बल्कि जो सरकारी रिकॉर्ड है GST उसी से ही ये लोग जो है अपना निकाल लेंगे। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट नहीं बनेगा। तो जो GST के बिहाफ पर जो है ये कंपाइल करके डेटा को यहाँ पर रीड कर लेंगे। ठीक है, Which company has been selected to acquire a मेजॉरिटी स्टेक इन IDBI बैंक?
अभी हाल ही में आईडीबी बैंक में जो मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीदने के लिए किस कंपनी का जो है सिलेक्शन यहाँ पर किया गया है, तो ये है फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स। अभी क्या होगा कि भारत सरकार और एलआईसी मिलकर जो है वो आईडीबी बैंक में अपनी लगभग 60.75 जो हिस्सेदारी है उसको बेचने जा रहे हैं। तो इस हिस्सेदारी को खरीदने के लिए एक कनाडा की जो है कंपनी है जिसका नाम है फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स, इसको चुना गया है। ये जो पूरा का पूरा जो ये सौदा है वो लगभग 53,000 करोड़ का है, जिसको हम लोग कहेंगे $5.5 बिलियन का। और होगा क्या कि भारतीय बैंकिंग के इतिहास में किसी भी विदेशी बैंक जो आप देखेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट उनके द्वारा किया गया, ये अब तक का सबसे बड़ा निवेश यहाँ पर होगा। तो जो फेयरफैक्स है इन्होंने प्रति शेयर जो है 81 रुपये की बोली लगाकर बाकी बोली लगाने वाली जो कंपनीज थी इनको पीछे छोड़ दिया है। और इनको जो है भारत सरकार जो भी ज़रूरी जो रेगुलेटरी जो संस्थाओं से जो मंजूरियाँ हैं, अप्रूवल्स हैं, वो लेने के बाद जो है इनको यहाँ पर मिल जाएगा सब कुछ। तो भारत सरकार ने एलआईसी और आईडीबीआई बैंक में जो है अपनी मेजॉरिटी स्टेक है ये कनाडा की फेयरफैक्स कंपनी को ये लोग सेल कर रहे हैं। मतलब कैनेडियन ब्रांड को भारतीय बैंकिंग के मेजर शेयर्स जो है वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अब आप देखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर का जो प्राइवेटाइजेशन है इसकी दिशा में ये एक मेजर स्टेप है और अभी इसे कानूनी और जो सरकारी जो ज़रूरी मंजूरियाँ हैं वो भी यहाँ पर कुछ ही दिनों में मिल जाएंगी। विच प्रीवियस पॉलिसी हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय द NIPU 2026। क्वेश्चन यहाँ पर एक आ जा रहा है कि अभी रिसेंट में जो NIPU है इसको बोलते हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो अभी क्या हुआ है कि इन्होंने किस पुरानी नीति का जो है स्थान यहाँ पर लिया है। तो भारत सरकार ने जो है अभी NIPU 2026 इसको मंजूरी यहाँ पर दे दी है और अब जो न्यू इन्वेस्टमेंट जो पॉलिसी है NIPU 2012 इसको रिप्लेस करके ये जो है NIPU 2026 ये यहाँ पर काम करेगी। इसका मकसद ये होगा कि भारत में जो नई यूरिया की फैक्ट्रियां हैं उनको लगाना, ताकि जो यूरिया का जो उत्पादन है वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा काम है यहाँ पर। ये एक तरीके से न्यू गैस बेस्ड यूरिया प्लांट है ताकि इसमें जो डोमेस्टिक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है वो आपका ज़्यादा हो पाए। भारत में हर साल लगभग 4 टन यूरिया की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम सिर्फ 3 करोड़ टन जो है वो यहाँ पर बना पाते हैं। तो 4 करोड़ टन यूरिया के लिए जो है हमें हर एक साल नीड पड़ती है। 1 करोड़ टन जो है वो हर एक साल हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो ये चीज़ है। और अभी इस न्यू योजना के तहत क्या होगा, 8 से 9 मई पर जो गैस बेस्ड यूरिया जो है इसको लगाने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। तो हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ यहाँ पर मूव कर रहे हैं। Who has been appointed as the new part-time chairman of the HDFC बैंक। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि HDFC बैंक के अभी पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में नियुक्ति हुई है। इनका नाम है राजीव कुमार। आपको पता होगा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्होंने RBI ने अभी रिसेंट में राजीव कुमार को HDFC बैंक का पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है बना दिया गया है। अब इनका जो कार्यकाल है वो 15 जुलाई 2026 से बेसिकली शुरू हो रहा है और ये 3 साल का होगा। इससे पहले जो है इनका नाम है अतुल चक्रवर्ती। ठीक है, इन्होंने चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद में जो के मिस्त्री ये एंट्रिम चेयरमैन के तौर पर जो है अपनी सेवाएं दे रहे थे। अब RBI की मंजूरी मिलते ही के मिस्त्री अपने पद से हट जाएंगे और जो राजीव कुमार हैं ये अपना कार्यभार यहाँ पर संभालेंगे। ठीक है, तो 3 साल के लिए 15 जुलाई 2026 से इनका कार्यकाल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, विश्व युवा कौशल दिवस 2026 का वैश्विक विषय जो थीम है वो क्या है, व्हाट इज द ग्लोबल थीम ऑफ वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2026। हर साल जो है 15 जुलाई को जो वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे है ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है और इसका जो थीम है वो है स्किल्स फॉर शेयर्ड फ्यूचर। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि पहले तो कब मनाया जाता है और 2026 एडिशन जो है वो किस थीम के अंतर्गत मनाया जा रहा है। तो 2026 एडिशन की जो थीम है वो है स्किल्स फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर और 15 जुलाई को ये बेसिकली होता है। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार ने किस नीति में संशोधन कर जबरन श्रम से बने उत्पादों के आयात पर जो है प्रतिबंध यहाँ पर लगाया गया है। अभी हुआ क्या है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली अमेंडमेंट विच पॉलिसी टू बैन इंपोर्ट्स ऑफ द गुड्स मेड यूजिंग द फोर्स लेबर। तो हुआ क्या है कि भारत सरकार ने अब उन सभी सामानों के जो इम्पोर्ट आयात है इस पर बैन लगा दिया गया है जो एक फोर्स लेबर से यहाँ पर बनाए गए हैं। तो जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है इसके अंतर्गत ही इन्होंने जो है ये संशोधन बेसिकली किया है और इस नियम को लागू करने के साथ में जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 है उसमें बदलाव किए गए। और अब क्या होगा कि जो DGFT है इनको बोलते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द फॉरेन ट्रेड, इनको अब ये अधिकार मिल गया है कि वे संदिग्ध मामलों की जांच करें और उस पर जो है बैन यहाँ पर लगा सकें। ठीक है, तो ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP 2023 है इसमें इन्होंने अमेंडमेंट कर रखा है और अब जो है DGFT के पास में काफ़ी हाई पावर्स होंगी
और इसमें क्या होगा कि जो ये नया नियम है वो नोटिफिकेशन जारी होने के 30 दिनों के बाद में जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। व्हाट वाज द इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन रेट इन जून 2026? ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इकोनॉमी के। तो जून 2026 में भारत की जो खुदरा महंगाई दर है जिसको बोलते हैं रिटेल इन्फ्लेशन, ये कितनी है? तो 4.38 है। पिछले लगभग 17 महीनों में पहली बार है कि जब हम RBI के 4% के लक्ष्य से ऊपर यहाँ पर गए हुए हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, मई में ये 3.9% के आसपास में थी, 3.93 थी ये। ठीक है, मई 2026 में अगर आप देखोगे तो RBI का जो 4% इन्फ्लेशन टारगेट है उसको हम लोग जो है 17 मंथ में लगभग यहाँ पर हम अचीव कर चुके हैं, और ये आपका मार्जिनली ग्रो हुआ है 4.38% पर। ठीक है, तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ना, जैसे सब्जियाँ, अनाज और दालें। और आप ये देखेंगे कि जो फूड इन्फ्लेशन है ये 4.78 से बढ़कर कितना हो गया? ये हो गया 5.32% पर। तो ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो कंज्यूमर CPI इंडेक्स है रिटेल इन्फ्लेशन का, वो 4.38% पर पहुंच गया है। ठीक है, तो ये जो फैक्ट है वो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है कि 4.78 से 5.32 तक ये पहुंच गई है। तो अभी जो ये आंकड़े हैं वो सारे के सारे MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इनके द्वारा यहाँ पर जारी किया जाता है। ओके। विच पेयर वॉन द 2026 विंबलडन वुमेन्स डबल टाइटल? ये किसने जीता? तो ये गियो हेन्यू एंड द क्रिस्टिना मिलाडनोविक, इनके द्वारा ये जीता गया। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो विंबलडन 2026 है इसका जो खिताब है वो ये चाइना की हैं। ये जो गियो हेनो है ये हैं चाइना की, और फ्रांस की क्रिस्टीना माल्दिनोविच, ये इन्होंने बेसिकली जीता है। तो फाइनल मुकाबले में इन्होंने किसको हराया? ग्रेविलिया ड्राबोस्की और लुइस स्टेफनी, इनकी जोड़ी को इन्होंने हराया। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कौन से कंट्री के हैं? तो ये कनाडा की हैं और ये ब्राज़ील के हैं। तो यहाँ पर जो पर्सन्स जो जीते हैं उनका आपको वो पता होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, यही आपके एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा। As of July 2026, what is the total central assistant release under the SMAM since its inception? ये कहा गया कि जुलाई 2026 तक जो SMAM के तहत कितनी केंद्रीय सहायता जो है वो यहाँ पर जारी की गई है। तो सबमिशन ऑफ द एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं SMAM, तो इस नाम की एक सरकारी योजना है जो 2014-15 से चल रही है। और इस योजना के जरिए सरकार ने अब तक जो है 9,404 करोड़ का जो अमाउंट है वो यहाँ पर, इससे ज़्यादा की जो है मदद यहाँ पर की है। इसका मकसद ये है कि जो किसान हैं इनको आधुनिक मशीनें इनके पास पहुँचाना, जिससे खेती आसान हो सके। और अब तक जो है इन्होंने 21 लाख से जो ज़्यादा मशीन्स हैं उनको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, तो ये इस योजना का जो है बड़ा टारगेट है। और 9404 करोड़ तक का जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है ये लोग 2014-15 से जब से इन्होंने लॉन्च किया है तब से यहाँ पर ये दे चुके हैं। ठीक है, छोटे किसान जो महंगी मशीनें नहीं खरीद सकते उनके लिए सरकार जो है कस्टम हायरिंग सेंटर्स और फार्म मशीनरी बैंक्स जो हैं वो बनाए, जहाँ से वे मशीन किराए पर जो है आराम से उठा सकते हैं। तो ये इनके लिए जो है फैसिलिटी किसानों के लिए इन्होंने दी है। नमस्ते योजना का मुख्य उद्देश्य है क्या? तो व्हाट इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नमस्ते स्कीम? तो ये जो नमस्ते स्कीम है ये भारत में सफाई के काम को पूरी तरह से मशीनों पर आधारित बनाना ये है। तो ये बेसिकली सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ द सैनिटेशन वर्कर्स थ्रू द मैकेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जो सफाई कर्मचारी हैं इनको कोई खतरा ना हो और वे सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन जी सके। 14 जुलाई को इस कार्यक्रम में इसी दिशा में इन्होंने एक अवेयरनेस फैलाने के लिए ये किया है। तो ये जो 3rd नमस्ते डे ये सेलिब्रेटेड हुआ है कब? 14 जुलाई 2026 को कोलकाता में। ठीक है, और इस प्रोग्राम को जो मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है उसके द्वारा इसको किया जाता है। और दूसरी जो बड़ी चीज़ है, आपने देखा होगा कि ये स्कीम जो है 2023 में शुरू की गई थी और अब इसको 3 साल यहाँ पर हो चुके हैं। और नमस्ते का जो पूरा नाम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। तो इसको बोलते हैं नमस्ते स्कीम। और सबसे मेजर काम यही कि सफाई का कोई भी काम है वो मशीन से होगा, ताकि किसी भी इंसान को कोई मैनुअल हाथ से गटर या सीवर साफ़ करना ना पड़े। आपको क्या लगता है कि ये चीज़ अभी आपके इलाके में चल रही है? अगर कभी गटर साफ़ होता है, मैंने कई बार दिल्ली में देखा है, वीडियोस वगैरह भी आ जाती हैं, इवन जो पर्सन है वो नीचे जाते हैं, मतलब गटर में एक रस्सी के थ्रू फिर वो बाहर आते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें आजकल देखने को मिल रही हैं। बट
लेट्स सी कि अगर इस तरीके का इन्होंने किया हुआ है तो ये ज़्यादा बेहतर है। बाकी मैंने खुद देखा था ये ग्रेटर नोएडा में भी जो अथॉरिटीज़ वगैरह के वर्क होते हैं तो इसमें कई बार जो पर्सन होता है वो भी गटर में जाता है, मशीन्स का यूज़ होता है, लेकिन मैन मेड जो सैनिटेशन वर्क है वो भी यहाँ पर चल रहा है। बट इसको ओवरकम करने के लिए जो ये नमस्ते स्कीम है इसका योगदान तो कुछ है, बट सही जगह से अभी तक इसका पूरा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अभी बाकी भी है। Which town in Jammu and Kashmir is being developed as a street food hub under the PM स्वनिधि स्कीम? क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि जम्मू कश्मीर का एक कठुआ ज़िला है बेसिकली, ठीक है। तो उस कठुए ज़िले में जो लखनपुर है इसको भारत के पहले पीएम स्वनिधि स्ट्रीट फूड हब के रूप में विकसित करने के लिए इन्होंने यहाँ पर चुना है। अब इस प्रोजेक्ट से होगा क्या कि जो स्ट्रीट फूड है, सड़क के किनारे मिलने वाले जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनके लिए साफ़ सुथरी और एक बढ़िया सी जगह जो है बनाना ये चीज़ है, ताकि जो ऑर्गेनाइज हाइजीनिक और मॉडर्न स्ट्रीट फूड वेंडिंग स्पेसेस जो है वो यहाँ पर क्रिएट किया जा सके। तो लखनपुर को इन्होंने जम्मू कश्मीर का जो है मेन जो गेट वे ऑफ द जम्मू कश्मीर है ये कहा भी जाता है, और उन यात्रियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जाते हैं और अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, तो उनके लिए जो है ये इन्होंने एक बढ़िया काम किया हुआ है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है तो इनकी जो योजना है पूरे भारत में ऐसे 50 फूड हब जो है ये बनाए जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए जो है इन्होंने जो वित्तीय सहायता है वो 4 करोड़ की जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो भी यहाँ पर देने का प्रोविज़न जो है वो रखा गया है, ठीक है। और जो FSSAI है ये खाने की शुद्धता की भी जांच करता है, तो इसका भी सपोर्ट यहाँ पर लगातार है। इसकी फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। Which Indian athlete won a bronze medal third place in high jump at the 2026 Monaco Diamond League? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत के जो हाई जंपर हैं इनका नाम बताओ कि जिन्होंने भी 2026 मोनाको डायमंड लीग में तीसरा स्थान हासिल कर पदक जीता है। तो ये है सर्वेश कुशरे, ठीक है। डायमंड लीग में ये पदक जीतने वाले जो हैं पहले भारतीय जंपर बन गए, और सर्वेश ने जो छलांग है वो काफ़ी आइकॉनिक लगाई, 2.26 मीटर की छलांग लगाकर इन्होंने ये मुकाम यहाँ पर हासिल किया। और डायमंड लीग में टॉप 3 में जगह बनाने वाले वे चौथे भारतीय एथलीट भी हैं। उनसे पहले अगर आप देखेंगे तो जो नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में, बिकॉज गौडे डिस्कस थ्रो एंड मोनाली श्रींकर ये लॉन्ग जंप में। तो ये क्वेश्चन इस महीने में काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा, ठीक है। विच यूनिट्स हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लाइसेंसिंग नॉर्म्स अंडर द कोस्टल शिपिंग एक्ट 2025? क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि हाल ही में किस स्थान की इकाइयों को तटीय नौवन अधिनियम 2025 के तहत लाइसेंसिंग नियमों में छूट जो है वो यहाँ पर दी गई है। तो अभी क्या हुआ है कि भारत सरकार ने जो गिफ्ट सिटी है जिसको बोलते हैं गांधीनगर, तो यहाँ पर कुछ खास यूनिट्स हैं, इनको एक बड़ी राहत दी है। तो अब उन्हें कोस्टल शिपिंग कंपनी, जो इनका कोस्टल शिपिंग एक्ट 2025 है, इसकी धारा 11 के तहत जो विदेशी जहाज़ों को किराए पर लेने के लिए जो जिसको बोलते हैं चार्टरिंग, तो ये जो विदेशी जहाज़ को किराया पर लेने के लिए जो है बार बार लाइसेंस लेने की ज़रूरत जो है अब यहाँ पर नहीं होगी। तो ये यूनिट्स कहाँ पर है? गिफ्ट सिटी में, ठीक है। और जो इससे पहले क्या होता था कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ द शिपिंग है उनसे जो है इनको एक लाइसेंस लेना पड़ता है, तो इससे अब इनको एग्जाम्प्ट यहाँ पर कर दिया गया है। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ इन रायपुर? क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि भारतीय रेलवे सुरक्षा ने जो इंजन मेंटेनेंस के लिए अभी 2 नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं इसके लिए मंजूरी दी है, और इसमें 175 करोड़ का जो प्रोविज़न जो है वो यहाँ पर रायपुर के लिए रखा है, ठीक है। तो हो बेसिकली क्या रहा है कि ये आप देख पाएंगे कि 206 करोड़ जो है कवच वर्जन 4.0 के लिए, और इसमें जो है ये अपना ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो 2 ट्रेनों को आपस में कोलाइड करने से बचाता है, और प्लस इसके साथ में जो 175 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो भी इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। ये बेसिकली दूसरा प्रोजेक्ट है जो छत्तीसगढ़ रायपुर में होगा। इसमें जो इलेक्ट्रिक इंजन रिपेयरिंग और मेंटेनेंस की सुविधा बढ़ाने के लिए, तो रेलवे की सेफ्टी के लिए इनके पास में 206 करोड़ का है, ठीक है। तो ये कवच के लिए बेसिकली है, और ये वाली जो चीज़ है वो है सेपरेट 175 करोड़ फॉर द जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन हैं इनकी रिपेयर करने के लिए जो है ये इन्होंने कर रखा है, ठीक है। ज़्यादातर मॉडर्न बनाना यही मेन इनका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बचा हुआ है। इन विच कैटेगरी हैज़ द समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव बीन अवॉर्डेड द WSIS प्राइज 2026? यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अभी रिसेंट में जो भारत का
जो दूर संचार विभाग है, तो इन्होंने WSIS प्राइज़ 2026 जो है ये जीता है। और किस श्रेणी में इनको मिला हुआ है, तो ये एक्शन लाइन C6 इनेबलिंग इन्वायरमेंट है, इसके लिए इनको मिला हुआ है। तो अभी हुआ क्या था कि एक कार्यक्रम होता है जो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, WSIS, ठीक है। तो इसके दौरान जो है ये आयोजित किया गया था। और ये जो DOT है आप देखेंगे, ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा ये मैनेज बेसिकली किया जाता है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि भारत सरकार की जो समृद्धि ग्राम पहल है, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो काफ़ी सराहा गया है, और भारत नेट के जरिए जो गांव के डिजिटल और जो फिजिकल फैसिलिटीज़ है इनको जोड़कर एक मॉडल इन्होंने तैयार किया है। तो अभी इन्होंने WSIS प्राइज़ 2026 जीतकर ये साबित कर दिया कि जो डिजिटल इंक्लूजन है इसमें भारत काफ़ी तेज़ी से आगे यहाँ पर बढ़ रहा है। तो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगी कि किसने WSIS प्राइज़ 2026 जीता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये जो आपका है एक मॉडल बेसिकली समृद्धि ग्राम, और ये अभी जो मिला है इनको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो एक्शन लाइन 6 इनेबलिंग इन्वायरमेंट है इसके अंतर्गत जो है ये बेसिकली है, ठीक है। Which bank recently received its inaugural international investment grade rating from the S&P Global Ratings? तो अभी जो फेडरल बैंक है इसको अभी हाल ही में जो S&P Global Ratings में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय निवेश ग्रेड रेटिंग प्राप्त करने वाला ये बैंक जो है वो यहाँ पर बन गया है। और ये बेसिकली जो S&P ग्लोबल रेटिंग है ये इनको एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने बेसिकली दी है। और बैंकों को क्या होगा कि जो BBB लॉन्ग टर्म और A3 शॉर्ट टर्म रेटिंग्स मिली, जिसके साथ जो है स्टेबल आउटलुक का जो संकेत यहाँ पर मिलता है, और ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग यहाँ पर होती है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि जो S&P है इसको ये उम्मीद है कि अगले 2 सालों में बैंक का जो लोन ग्रोथ है वो लगभग 14 से 16% के आसपास में जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। What is the theme of the हैंडलूम हैकेथॉन 2026? क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ द टेक्सटाइल्स ने अभी हैंडलूम हैकेथॉन 2026 ये शुरू किया है, इसका नाम यहाँ पर क्या रखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसकी थीम यहाँ पर क्या है, तो थीम है वीविंग इनोवेशन, यही इस थीम का इन्होंने नाम यहाँ पर रखा है। ये एक इंटरनेशनल लेवल का कॉम्पिटिशन होगा जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत का जो हैंडलूम है इस फील्ड में एक नई तकनीकी बेहतर डिज़ाइन और स्टार्टअप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आकर यहाँ पर जुड़े, तो इसलिए ये चीज़ की गई है। और जो इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं वो ये क्या है कि 20 जुलाई 2026 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होकर ये आपका 1 अगस्त 2026 तक जो FITT IIT दिल्ली है इसमें ये बेसिकली होगा। तो इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, स्टूडेंट हो गए, स्टार्टअप्स हो गए, इनोवेटर्स हो गए, डिज़ाइनर्स, जो लोग हैंडलूम के काम से जुड़े हुए हैं तो वो लोग यहाँ पर कर सकते हैं पार्टिसिपेट। Which organization has successfully completed the design phase of the सारस MK सेकेंड एयरक्राफ्ट? क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि अभी किस संगठन ने सारस MK सेकेंड विमान के डिज़ाइन चरण को अभी पूरा कर लिया है? तो ये है CSIR-NL, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली जो काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, CSIR-NL। तो इन्होंने जो है अभी भारत का जो सबसे अपना इंडिजीनियस 19 जो सीटों वाला जो छोटा एक विमान है वो 19 सीटर लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसको इन्होंने जो है रेडी कर लिया। इसकी खास बातें ये होंगी कि ये विमान छोटा है, दूर दराज के और जो हाई एल्टीट्यूड हवाई अड्डों से भी आसानी से उड़ान भरकर जो है सफलतापूर्वक अपनी चीज़ें पूरी कर सकता है। तो इसमें बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ग्लास कॉकपिट और डिजिटल एवियोनिक्स और जो ऑटो पायलट और जो प्रेशराइज केबिन है, ऐसी फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी गई हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे मैं हमेशा आपसे पूछता हूँ, तो 5 ये क्वेश्चंस ऑफ द डे आपके होंगे और आप लास्ट सेशंस के ये आंसर्स हैं, आप इनको मैच करा सकते हैं। 5 क्वेश्चन मैंने आपके लिए आज यहाँ पर फिर रखे हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, ऐसे ये 5 क्वेश्चंस का आंसर आप लोग दीजिएगा। और हमारी जो डेली मंथली वीकली सारी PDF है, ईयरली प्लान, ये सारा आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पर आपको A to Z जो हमारा सब कुछ है वो एक प्लेस पर मिलेगा। और किसी भी जानकारी लेना चाहते हैं तो 8448169188 इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, टेलीग्राम से जरूर जुड़ें। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।